हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था शून्य कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितना होता है, उसी प्रकार आज हम लोग देखने वाले हैं प्रथम कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितना होता है। और ये वाला हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर साल पूछा ही जाता है, जिसमें पूछा जाता है प्रथम कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जिसको आज हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। देखते हैं प्रथम कोटि के अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कितना होता है। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में पता होगा कोई एक अभिकारक है, ये उत्पाद बन रहा है। कोई पूछे कि प्रथम कोटि की अपक्रिया होती क्या है, तो हम कहेंगे ऐसी अपक्रिया जिसके अभिकारक की सांद्रता एक होती है, उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। क्या बोलेंगे? ऐसी अपक्रिया या ऐसी अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर मतलब कितनी? dx अपॉन में dt। अगर इसकी सांद्रता कितनी हो जाए, अभिकारक की एक हो जाए, अभिकारक कितना था? एक था। इसकी सांद्रता अगर एक हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया पर पहुंचने के लिए पहले हम बताओगे शून्य कोटि की अपक्रिया भी, जैसे हमने देखा था शून्य कोटि की अपक्रिया में t कितना था? 0 था और x भी कितना था? 0 था। तो इसमें देखेंगे इसकी प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितनी थी। हम लिख लेते हैं माना प्रारंभिक सांद्रता। इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो लिख देते हैं, वो हमारी थी a। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास में a थी जब t समय कितना था? बहुत ही कम, यानी 0 था। तो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? a थी। अब t समय पश्चात सांद्रता हो जाती मान लेते हैं x। अगर हमने देखा कि हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता a थी और t समय पश्चात इसकी सांद्रता अगर हमारे पास में x हो जाती है, तो हमारे पास में जो t समय पश्चात जो रियल सांद्रता आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो हम देख लेंगे। तो इसके पास में हमारे पास रियल जो सांद्रता होगी t समय पश्चात अगर x सांद्रता हो जाती है तो शुरुआत में a थी और फिर कितनी होगी? x होगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे a माइनस x। तो हमारी t समय पश्चात जो सांद्रता हो जाती है कितनी हो जाती है? a माइनस x हो जाती है। तो हमने देख लिया इतना। अब हम करेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया से। लिख देते हैं यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। कोई कहे प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है? उन्होंने बताया था ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता एक होती है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। देखो लिख देते हैं यहाँ पे dx अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता एक थी उसके। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कल जैसे कि हमने बताया था शून्य कोटि की अपक्रिया में कि कभी भी अगर हमारा प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो दो चीजें आती है हमारे पास में, एक आता है इक्वल और एक आता है हमारे पास में नियतांक यानी कांस्टेंट। तो हमने ले लिया कि जो इक्वल आया वो आया बराबर और हमारे से कांस्टेंट आया वो आया के आ गया और हमारे पास जो a था वो जैसा है वैसा ही रहेगा। डन। यहाँ पे मेरा इतना हो गया। अब हमको पता है अगर किसी की पावर अगर एक हो जाए तो हमको पता है जो वैल्यू होता है वही का वही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको dx अपॉन में dt के बराबर k, और यहां पर क्या कर सकते हैं? a लिख सकते हैं। लेकिन हमको पता है जो अब हमारे पास में जो अपक्रिया की सांद्रता है वास्तविक वो कितनी हो गई? a माइनस एक्स हो गई है। तो हम इस सांद्रता की जगह कितना लिख देंगे? a माइनस एक्स लिख देंगे। dx अपॉन dt तो हम लिख देंगे k, और a की जगह पे जो a सांद्रता थी अभिकारक की उसकी हमने क्या कर दिया? a माइनस एक्स t समय पश्चात। तो t समय पश्चात कितनी हो गई थी? a माइनस का x हो गई थी। ये हमारे पास हो गया था। अब हमको पता है कि ये जो x है वेरिएबल, यहां भी x है सांद्रता, तो हम इसको एक साइड कर देते हैं और t को इधर कर देते हैं, जैसे हमने शून्य कोटि की अपक्रिया में किया था। तो dx अब a माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला पता होगा कभी भी नीचे आता है तो डिवाइड में पहुंच जाता है। तो ये आ जाएगा a माइनस का x बराबर। और हमको ये भी पता है कि k होता है और यहां पे हमारा dt अगर डिवाइड में था तो k थे, ये किसमें पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो k इंटू dt। कैसे? क्योंकि k का मल्टीप्लाई dt से ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt इंटू k हो गया। और ये वाला मल्टीप्लाई में था k के, तो डिवाइड चला गया तो आ गया dx अपॉन में a माइनस एक्स। हमारे पास में इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? फिर से हमारे पास dx dt आ गया, तो हमें इसको d को हटाने के हम करेंगे समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो कर देते हैं यहाँ पे, मैं यहां से कर लेता हूं, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूं। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन। जगह थोड़ी हमारे पास में कम है इसलिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं।
करने पर। अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन कर दूं इसका, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, dx अपॉन में a माइनस का x बराबर में कितना हो जाएगा, k कांस्टेंट था, नियतांक था, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा dt। तो dt का समाकलन होगा यहाँ पे dt हो गया हमारे पास में। अब देखिए ये चीज हमारी दिख रही है, वो कैसे दिख रही है, dx a माइनस x, मतलब dx अपॉन में a माइनस एक्स लिखा है, मतलब हम इसको ले सकते हैं कि अगर हम समाकलन करें 1 अपॉन x का dx के सापेक्ष, दिख रहा है, बस यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना a माइनस एक्स। तो हमको पता है इसका जो समाकलन होता है कितना होता है, माइनस का log बेस में e होता है और x हो जाता है, ये इसका समाकलन होता है। तो पता होगा कि अगर हम a माइनस एक्स का भी करेंगे तो यहाँ पे x था तो x आया था, अगर a माइनस एक्स होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स ही आएगा। तो हम देखिए इसको समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log, कभी भी अगर अपॉन में x होता है, अपॉन में a माइनस एक्स होता है तो log में लिखा जाता है, बेस में e रहता है और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log a माइनस एक्स। लेकिन पता होगा अपॉन में था तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा, किसमें आएगा, माइनस, तो इसके आगे भी क्या जाएगा, माइनस, बराबर। अब पता होगा हमारा k तो नियतांक था, तो k का समाकलन तो होगा नहीं, k कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन dt का करेंगे कितना आ जाएगा, t, और फिर से हमको पता है कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, तो कह देंगे c, क्योंकि समाकलन जब भी करते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है, जिसका नाम क्या है, c है। तो हमारा k इंटू टी और प्लस का c हमारे पास में हो गया। अब हम देखेंगे चलो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को मान के हमें c का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए क्या मान लिया, इसको समीकरण 1 कर लिया। अब मुझे c का मान ज्ञात करना है, इस c का, अगर c का मान निकालेंगे तो हमको पता है प्रारंभ में, यानी कि समय अगर हमारे पास 0 होगा तो उस टाइम पर जो अपक्रिया की दर होगी वो x, वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहां पे, यदि t बराबर में 0 हो, समय यदि 0 हो तो अपक्रिया की सांद्रता होगी वो भी कितनी होगी, 0 ही होगी, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर में भी 0 होगा। हमने t और x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो कितना था यहाँ पे, माइनस का log बेस में e a माइनस x का मान कितना आ गया, 0, तो यहाँ पे हो गया 0, बराबर k इंटू टी का मान कितना आ गया, 0, तो यहाँ भी कितना आ गया, 0, प्लस का c। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस का log बेस में e और a बराबर में k इंटू 0 कितना जाएगा, 0, तो हम इसको हटा देते, बचेगा हमारे पास क्या, c बचेगा सिर्फ। तो हम देखें k इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, तो हमने क्या किया, इसको हटा देते, बचेगा हमारे पास क्या, c, तो c का मान लग गया कितना, ये, तो हम इसको सही लिख देता हूं, c के बराबर में आ गया माइनस का log बेस में e a। ये हमारे पास जो c का मान आया है इसको रख देते समीकरण 1 में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हमारे पास में जो भी c का मान आया इसको मैं समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 हमारे पास में कितना था, ये था, तो रख देते हैं सी में माइनस का log बेस में e a माइनस का x बराबर में हमारे पास में था k इंटू में t प्लस जो c का मान आया था, c का मान कितना आया, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो उसको माइनस कर देते हैं डायरेक्टली, और बचेगा हमारे पास में log बेस e और a। हमने क्या किया, जो c का मान यहां से आया था, सॉरी, मतलब जो c का मान यहां से जो आया था हमारे पास में, इस c के मान को मैंने क्या समीकरण 1 में रख दिया। c का मान कितना है, माइनस log e a है, तो मैंने c की जगह पे जो समीकरण 1 में c था उसकी जगह पे क्या किया, माइनस log e a कर दिया यहाँ पे। मतलब जो हमारे पास में e है वो बेस में है, और जो हमारे पास में a था वो तो हमारे पता होगा प्रारंभिक सांद्रता थी, तो हमने इससे कर दिया। अब मैं करूंगा इसके आगे का सॉल्व, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेता हूँ, और समीकरण 1 था इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, मान लेते हैं कितना था, समीकरण 1 था, ठीक है, माइनस मत करेंगे ना, ये माइनस बना कर देना, समीकरण 1 है ये, देखो आगे मैं करूंगा इसका समीकरण 1, मैंने इसको थोड़ा मान लिया, समझ लेना कि समीकरण क्या है, 1 है, जगह नहीं था, हम इधर कर लेते हैं इसको, कि भाई साहब ये थोड़ा है, ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमको पता वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का log बेस में e a माइनस का x आ रही थी, माइनस का log e बेस में है और a माइनस का x बराबर में k इंटू टी, फिर कितना आ गया, माइनस का log
ए बेस में ई, मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई थी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो हमको बताइए लॉग वाला टर्म क्या करते हैं, एक साइड में कर देते हैं। लॉग अगर ये वाला है, अगर माइनस में दबा लगाया किस हो गया प्लस में, तो ये हो गया प्लस में, यानी कि लॉग ए और बेस में ई, ये हो गया हमारे पास प्लस में। फिर कितना था, माइनस था, तो माइनस लिख दो इसको, लॉग ए माइनस एक्स और बेस में था ई, मैंने इसको लिख दिया। मैंने क्या लॉग लॉग वाले को इतना कर दिया, फिर हमारे पास जो बराबर था, बराबर को लगाया और के टी बचा था, तो हमने लिख दिया के इंटू में टी। हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो बेसमेंट था, सॉरी लॉग वाला था, उसको साइड में कर दिया और के टी था उसको एक साइड में कर दिया। अब यहाँ ध्यान दो, हमको पता है कि कभी भी अगर हमारे पास में लॉग एम माइनस का लॉग एन लिखा हो, एक बार मैं लिख देता हूं फॉर्मूले को, यहां से फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर पता हो कि लॉग एम माइनस का लॉग एन लिखा हो, तो इसके बराबर हो जाता है लॉग एम अपॉन में एन, ये हो जाता है। कभी भी अगर हमारे पास में लॉग एम माइनस का लॉग एन लिखा हो तो लॉग एम अपॉन में होता है, लेकिन अगर लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा होता तो लॉग एम इंटू एन होता है, मतलब प्लस वाला होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है एम इंटू एन, लेकिन माइनस वाला होता तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा एम अपॉन एन। मेरा क्या था, माइनस का तो जाएगा इसमें डिवाइड में, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड चला जाएगा। कितना था यहाँ पे लॉग ई, और यहाँ पे क्या था, ए था, ए लिख दो, और ये माइनस में एम कितना था, इसको मान लिया ए है, सॉरी ये वाला जो ए है वो एम है, और जो ए माइनस एक्स है वो एन है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो एन कितना था, ए माइनस का एक्स, तो ये आ गया डिवाइड में। देखो ये वाला ऊपर, ये वाला डिवाइड में नीचे आ गया। तो कभी अगर माइनस वाला तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाता हमेशा, तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये आ गया हमारा मुद्दा। अब इधर क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा के इंटू में टी बचा, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी वेग स्थिरांक की, यानी कि वेग स्थिरांक यानी के का मान निकालना है। अगर के का निकालना तो हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इसको, लॉग ई को हमें बेस बनाना पड़ेगा लॉग 10। अब देखते हैं लॉग 10 कैसे बनता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। कभी भी अगर लॉग ई हमारा अगर बेस में हो, इसको अगर चेंज करना है तो हमारा हो जाता है 2.303 लॉग बेस में 10। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लग जाएगा, अगर ये था तो वो लग जाएगा, बस इसका ये हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्लू से लिख देते हैं, ब्लू मार्कर से। तो कितना था, हमने बताया था कि अगर यहाँ पे लॉग ई था तो कितना हो जाता चेंज इसका, लॉग 10 और मल्टीप्लाई करना पड़ता किससे, 2.303 से, 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया जाता तो लॉग में हो जाता। अगर यहाँ पे x लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, बस इतना चेंज हो जाता। तो इसको लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये चलो चेंज करते हैं। हमें इसको बनाना था किसमें, लॉग 10 के बेस में, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पता होगा कि लॉग ई हटेगा किसमें जाएगा, 2.303, तो यहाँ पे 2.303 आ गया। फिर कितना लगता है, लॉग लगता है, लॉग हो गया। फिर बेस में 10 रहता है, फिर यहाँ पे कितना था, ए माइनस ए अपॉन में ए माइनस एक्स था, तो ए माइनस एक्स हो गया, बस जैसा था वैसे वैसे लिखा रहेगा। बराबर कितना था, के इंटू में टी। हमें पता है वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है, यानी कि के का मान निकालना है, तो टी किसमें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि लिखूंगा मैं 2.303 अपॉन का टी, और यहां बचेगा लॉग बेस में 10 और ए अपॉन में ए माइनस का एक्स बचेगा, और इक्वल टू कितना बचा, के। अब हमको पता है जो वेग स्थिरांक का व्यंजक आ गया वो इतना आ गया। मैं थोड़ा सा इसलिए लिख दूं, के को लिख दूं, बाकी इधर लिख देता हूं। तो के बराबर कितना आ गया, हमने देखा, के बराबर हमारा आ गया 2.303 अपॉन में टी, और लॉग बेस में 10 ए अपॉन में ए माइनस का एक्स। ये हमारे पास में होता है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को मैं एक बार समझा देता हूं, देखते क्या होता है। देखो यहाँ पे हमें पता था प्रथम कोटि के अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाल रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे पास में कोई एक उत्पाद था, सॉरी कोई एक अभिकारक था, इससे कोई उत्पाद बन रहा था। तो जो अभिकारक है इसी की सांद्रता का हमारे पास में अगर एक होती तो प्रथम कोटि का अवक्रिया कहलाता है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, कोई भी अभिकारक होगा, अगर उसकी सांद्रता एक हो जाती तो क्या होती है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए माना प्रारंभ में सांद्रता एक थी और टी समय पश्चात सांद्रता x हो जाती, तो हमारे पास जो रियल सांद्रता है कितना है, a माइनस एक्स, a में से x को कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास सांद्रता बचेगी, जो बचेगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से किया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी dx अपॉन में dt, डाई की परफॉर्मेंस किसके, a के पावर 1, क्यों, क्योंकि हमें पता होगा किसी भी के सांद्रता अगर 1 होती है तो उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, ठीक है। हमने इतना किया। अब पता होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब उसके dx, डाई की परफॉर्मेंस किसके, a की पावर 1 की। तो पता होगा कि हमारा कभी अगर प्रोपोर्शनल साइन हटता है,
यानी कि हमारा ये हटेगा तो इसकी जगह कितना आ जाता है, इक्वल, तो इक्वल आ गया। यहाँ पे पता होगा इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट के आ गया, और यहाँ पे ए की पावर कितना था, 1 था, ए आ गया। मैंने इतना कर लिया। अब पता होगा किसी की पावर अगर 1 होती तो कितना आएगा, ए ही आएगा, तो मैंने ए लिख दिया। अब पता होगा कि हमें मतलब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमने देखा यहाँ पे इसको मेरे पास में जो सांद्रता थी ए, इसकी जगह पे मैंने कौन सी सांद्रता लिख दी, जो हमारे पास रियल सांद्रता वाली ए माइनस एक्स आ गई थी, मैंने उसी जगह पे लिख दिया। अगर मैंने ए की जगह पे ए माइनस एक्स किया तो यहाँ पे के ए माइनस एक्स हो गया, dx अपॉन dt। मैंने पता है कि x और x साथ में चले जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई वाला था, मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके आया, तो dx अपॉन में a माइनस एक्स आ गया, और dt मल्टीप्लाई में था तो ये चला जाएगा उधर, तो k इंटू dt हो गया। मेरे पास मैंने इतना सॉल्व कर लिया था। आगे हम देखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है यहाँ पे dx और dt इसको हटाना, क्योंकि हमें x और t का एक रियल वैल्यू निकालनी है। तो हमने दोनों का समाकलन किया, तो दोनों समाकलन का कितना आएगा हमारे पास में, dx a माइनस एक्स का समाकलन और k इंटू dt का समाकलन। लेकिन हमारा k कांस्टेंट था, नियतांक था, तो k हमारा सिंपल किया, और dt का समाकलन किया, कितना आ गया, dt। अब देखो आगे, अब हमने इसका समाकलन किया, हमको पता है कि 1 अप dx 1 माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन में x होता है, तो इसका समाकलन कितना हो जाता है, log x माइनस का, तो माइनस का log x होता है, तो a माइनस एक्स कर दिया, अपॉन में e कर दिया, इक्वल टू में k इंटू टी प्लस का c हो गया हमारे पास में। समीकरण 1 मान लिया। अब निकालेंगे हम c का मान निकालेंगे कब, जब t 0 होगा और x कितना होगा, 0 होगा। जब t 0 और x 0 होगा तब हमारे यहाँ c का मान निकालेंगे, तो देखेंगे हमारे पास k 0 हो गया, तो मतलब t 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, c हो गया, और यहाँ पे x 0 हो गया, तो x 0 हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे जो वैल्यू आ गई log e a, तो log e a आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया, बचेगा कितना, c। हमने यहाँ पे c का मान देखा कितना आ गया, माइनस का log e a आ गया। तो c का मान मैंने फिर से समीकरण 1 में रख दिया, जो हमारे पास समीकरण 1 ये थी, देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हमने दोबारा क्या किया, c का मान रख दिया, तो माइनस का log e a माइनस एक्स ये था, बराबर में k था, t था, लेकिन c था यहाँ पर, तो c का मान रख दिया माइनस का log e a, क्योंकि c का मान माइनस log e a आया था। मैंने सोचा यार हमारे पास log दोनों तब सेम है, तो log को एक कर लेते हैं और kt को अलग कर देते हैं। तो हमने क्या किया, kt जैसे हमारे पास ये था, तो log को मैंने इधर लेके आ गया, तो e प्लस में था, सॉरी ये वाला माइनस में था, तो माइनस वाला किसमें होगा, प्लस में, तो हमारे पास प्लस में है, तो उसमें आगे लिख दिया, और ये वाला माइनस में था, तो माइनस वाले को इधर लिख दिया, इक्वल टू में kt हो गया। फिर फॉर्मूला याद आया कि कभी भी log m माइनस log n होता है तो log m अपॉन में n हो जाता है, तो हमने इसको क्या चेंज किया, और चेंज किया तो हमारे पास log m अपॉन में n के अनुसार मैंने क्या किया, log m ऊपर और ये n माना, तो उसको नीचे कर दिया, इक्वल टू में kt था तो kt कर दिया। अब पता होगा जैसे हमने इतना कर लिया, ये हमारा जो बेस e है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, मुझे इसको लाना पड़ेगा log 10 के बेस में। तो log 10 के बेस में कभी भी करते हैं तो हमारा कितना होता है, log e चेंज होता है तो किसमें जाता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके log 10 में बनता है। तो हमने क्या किया, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कराया और log किस बन गया, log 10 में बन गया। तो हमने इसको क्या किया, log e हटाया, क्या बना दिया, log 10 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया, और a अपॉन में a माइनस था, a अपॉन में a माइनस एक्स था, तो a अपॉन में a माइनस एक्स जैसा था वैसे लिख दिया हमने, इक्वल टू में कितना हो गया, kt। अब पता होगा कि हमारे पास में 2.303 ये ऐसे रहेगा, ये हमें k का मान निकाला, तो t इसमें क्या मल्टीप्लाई कैसे जाएगा, डिवाइड में, तो इसको मैं उधर से उठा के इधर लेके आ गया, तो 2.303 के नीचे रख दिया t, और बचेगा इतना, तो k आ गया। यही हमारा वेग स्थान का व्यंजक है प्रथम कोटि के अवक्रिया के लिए। लेकिन हम थोड़ा सही से तो हमने इसको k को इस साइड कर दिया, और इस वाले केस को इधर कर दिया, थोड़ा अच्छा लगे, तो k का मान कितना आ गया, 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स। ये हमारे पास में था प्रथम कोटि के अवक्रिया के लिए वेग स्थान का व्यंजक। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो आज की क्लास में हमारा यहीं तक होता है, हम बाकी मिलेंगे कल न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग छाप लीजिएगा, छाप लीजिए।